सुबह के 9 बजे के साथ ही वक्त हो गया है नेशन एट 9 का। आपके साथ दीपिका सिंह, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तो बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बड़ी और अहम जानकारी की बात करेंगे, उसके बाद रुख करेंगे देश के पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण का। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे दें, राहुल गांधी की दायर याचिका पर सुनवाई है आज। बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं, नए पासपोर्ट को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। राहुल गांधी को पासपोर्ट बनवाने के लिए एनओसी चाहिए। तो सदस्यता जाने के बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था सरेंडर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी को पासपोर्ट बनवाने के लिए एनओसी चाहिए। ये आपको याद होगा कि राहुल गांधी जो है इसके बाद कहीं ना कहीं विदेश के दौरे पर हैं और इसी के साथ साथ अब पासपोर्ट की जरूरत भी आन पड़ी। अली शरद तमाम जानकारी के साथ बने हुए हैं। अली, आज याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी, जरा मामला बताइए। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले राहुल गांधी की जब सदस्यता रद्द हुई थी संसद से, तो उसके बाद उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट था उसे जमा कर दिया था। अब उन्हें एनओसी की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट यानी कि जनप्रतिनिधि कोर्ट का रुख किया है और आज उस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। चलिए, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना अली कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी विदेश यात्रा करनी है, जो कि संभावित है कि 28 तारीख या 28 मई के आसपास जाना है उनको, तो इस बाबत भी उनको जरूरत है। तो चांसेस क्या लग रहे हैं अली इस वक्त? देखिए, जब भी किसी भी शख्स पर कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ होता है या कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन होता है, तो उसी की एक प्रक्रिया है कानूनी कि उसका पासपोर्ट जो है जमा हो जाता है और उसी शख्स को अपना जो पासपोर्ट है वो सरेंडर करना पड़ता है। तो उसी की प्रक्रिया के अनुसार अब राहुल गांधी को विदेश दौरा करना है, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट से एनओसी की अपील की है। कोई एनओसी मिल जाएगी तो उनका पासपोर्ट दोबारा से बन जाएगा। लेकिन आज ये माना जा रहा है कि जिस तरह से उनको मामले पहले से दर्ज हैं, उनको लेते हुए शायद इसमें डेट लगे और उनको आज एनओसी नहीं मिल पाए। इस तरह की सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि इस पूरे मामले पर आज 11 बजे के बाद सुनवाई होनी है राउज एवेन्यू कोर्ट में, तभी निर्णय लिया जाएगा कि उन्हें एनओसी दी जाए या नहीं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अली, इस खबर पर जानकारी देते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। चलिए, करते खबरों की शुरुआत झारखंड की खबर के साथ। झारखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे का आज आखिरी दिन है, जहां आज राष्ट्रपति भवन में विशिष्ट लोगों से मुलाकात भी करेंगी। अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने खूंटी में बिरसा मुंडा कॉलेज में आयोजित महिला स्वयं सहायता सम्मेलन में 25,000 महिलाओं को संबोधित किया था। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि इस सम्मेलन के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकार, उनके लाभ के बारे में जानकारी दी जानी है। साथ ही साथ कई योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। बहन बेटियों के लिए अच्छे भविष्य के लिए भी कामना करती हूँ, उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगे कहा कि खेल के क्षेत्र में महिलाओं की देश विदेश में पहचान है। खूंटी जिले की बेटियां भी खेल के क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मई को नीति आयोग के संचालन परिषद की 8वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश को 2047 तक विकसित देश बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचा विकसित करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नीति आयोग की शीर्ष इकाई परिषद में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और अलग अलग केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। पीएम मोदी नीति आयोग के चेयरमैन हैं। आयोग ने अपने बयान में कहा है कि 27 मई को विकसित भारत एट 2047 टीम इंडिया की भूमिका विषय पर 8वीं संचालन परिषद की बैठक आयोजित करेगा। बैठक में 8 मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी। चलिए, बात राजधानी दिल्ली से होगी, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात होनी है। ये कहा जा रहा है कि वे केंद्र के अध्यादेश के संबंध में कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे। और इसके पहले आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल मुंबई के दौरे पर भी थे और इसी के साथ साथ जहां उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात की थी। साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि वे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने की योजना बना रहे हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। 2015 से 2023 तक हम अदालत में केस लड़ते रहे। 8 साल बाद दिल्ली के लोगों के पक्ष में आदेश दिया गया। खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान की सियासत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चली आ रही
तकरार आखिरकार आखिरी मोड़ पर आ पहुंची है। करप्शन और पेपर लीक के मुद्दे पर पायलट ने अल्टीमेटम दे रखा है, तो वहीं गहलोत अपने स्टैंड पर कायम है। ऐसे में कांग्रेस राजस्थान में विधानसभा चुनाव से एन पहले गहलोत और पायलट के बीच चली आ रही खींचतान और विवाद को निपटाने की कवायद में जुट गई है, जिसके लिए आज महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में बुलाई गई। इस बैठक का मुद्दा भले ही चुनाव हो, लेकिन कोशिश पायलट और गहलोत के बीच सुलह कराने की है। बैठक में राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सीएम अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और डॉक्टर सीपी जोशी भी शामिल होंगे। इसके अलावा अलग अलग प्रदेशों के राजस्थान से प्रभारी और कुछ बड़े नेताओं को भी बुलाया गया है। चलिए एक बार फिर से बात हो जाएगी दिल्ली की, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जैन की खराब सेहत का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई की मांग भी रखी गई है। 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ईडी को नोटिस जारी किया था, जवाब मांगा था। 6 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है कि सत्येंद्र जैन 31 मई 2022 से हिरासत में है। गुरुवार सुबह सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल के वॉशरूम में फिसल कर गिर गए थे। उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। दोपहर करीब 12 बजे उनकी हालत और बिगड़ी थी। उसके बाद उन्हें लोक नारायण जय प्रकाश अस्पताल में शिफ्ट किया गया, ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें वाराणसी की एक अदालत के समक्ष लंबित एक मुकदमे की सुनवाई को चुनौती दी गई है। याचिका में मस्जिद के जगह पर एक मंदिर निर्माण की मांग की गई है। दरअसल वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई से सर्वे कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई चल रही है। वहीं इसके साथ ही इसकी वैधता को लेकर के भी दाखिल याचिकाओं के मुद्दों पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जहां कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। साथ ही वाराणसी की अदालत के सर्वे कराने के आदेश पर फिलहाल रोक बढ़ा दी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात होगी उत्तराखंड की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से 3 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी 27 मई को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसमें धामी उत्तराखंड को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर कदम उठाएंगे, उसकी जानकारी भी दी जाएगी। 28 मई को देश की संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन कार्यक्रम है, इसमें सीएम धामी शिरकत करेंगे। इधर कांग्रेस समेत 19 राजनीतिक दलों के संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने पर सीएम धामी ने कहा कि आने वाले वक्त में देश कांग्रेस उनके सहयोगियों का बहिष्कार कर उनको करारा जवाब देगी। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम में कांग्रेस समेत करीबन 19 दलों की तरफ से बहिष्कार करने पर बयान दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए आजाद भारत के इतिहास में 28 मई की तारीख को एक गौरवशाली दिन के तौर पर दर्ज होने के लिए कहा है। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी भारत के लोकतंत्र की प्रतीक भारतवासियों को नई संसद भेंट करेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामयी और गौरवशाली बनाने के बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की तरफ से जैसे बयानबाजी हो रही है, वो बेहद दुखद है, गैर जिम्मेदाराना और लोकतंत्र को कमजोर करने वाला, ये कहना है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का। अगली खबर भी यूपी से ही है, जहां कानपुर हाईवे अड्डे का नया टर्मिनल आज से उड़ान भरेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका उद्घाटन करेंगे। चकेरी एयरपोर्ट से 2.5 किलोमीटर दूर मवैया में बना ये नया टर्मिनल पुराने एयरपोर्ट से 16 गुना बड़ा है। 1980 में शहरियों और उद्यमियों के नए कमर्शियल एयरपोर्ट की उठी मांग थी और आपको ये बता दें कि 43 साल के बाद आखिरकार मांग पूरी होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 12:15 पर चकेरी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। नए टर्मिनल पर दोपहर 12:20 से लेकर 1:35 तक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे चकेरी एयरपोर्ट से गाजियाबाद के रवाना हो जाएंगे। कार्यक्रम में राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह, यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे।
अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। सीएम धामी ने कहा, देवभूमि उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है। यह हम सबका सौभाग्य है कि हम इस दिन के साक्षी बने। बता दें कि दिल्ली देहरादून वंदे भारत ट्रेन बुधवार को छोड़कर सभी 6 दिनों तक संचालित होगी, जो देहरादून से सुबह 7 बजे चलेगी और 11:45 पर आनंद विहार टर्मिनल पहुंच जाएगी। इसके बाद शाम को 5:50 पर आनंद विहार से चलकर रात को करीबन 10:35 पर देहरादून पहुंच जाएगी। 314 किलोमीटर का ये सफर वंदे भारत ट्रेन 4 घंटे 45 मिनट में तय करेगी। चलिए एक बार फिर से रुकते हैं अरविंद केजरीवाल का, जहां पर अध्यादेश को लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने मुंबई में एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए एनसीपी के बड़े नेता वाईबी चौहान के साथ खड़े हुए थे। इस मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 8 साल तक दिल्ली के अधिकारों की लड़ाई लड़ी गई है। हम लगातार शक्तियां छीनने की हमसे कोशिश हुई है, संसद में हमें मौका नहीं दिया गया। गैर बीजेपी दल साथ आए तो अध्यादेश गिर जाएगा। यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाया गया है। राज्यसभा में अगर बिल गिर जाता है तो इसे 2024 का सेमीफाइनल माना जाएगा। बीजेपी सरकार नहीं आने वाली है। उन्होंने कहा कि एनसीपी के समर्थन दिया है कि राज्यसभा में केंद्र के अध्यादेश को रोकने में हमारी मदद करेगी। खबरों में रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का, जहां पर प्रदेश सरकार ने उन वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी जिन्होंने अभी तक वाहनों का पंजीकरण नहीं करवाया है। इसके बाद अब दुपहिया और अन्य 4 पहिया वाहन मालिक बिना जुर्माने के मौजूदा बाजार दर पर वाहनों का पंजीकरण करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान कहा कि इस कदम से राज्य में हजारों लोगों को गैर पंजीकृत वाहन चलाने से जुड़े जोखिम कम करने में सहायता मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वाहन पंजीकरण के अलावा सरकार के डिफॉल्टर्स के लिए पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स यानी कि पीजीटी पर जुर्माना माफ करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद अब पीजीटी डिफॉल्टर 30 जून तक इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। चलिए बात गुजरात की होगी, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने वाले 19 विपक्षी दलों के फैसले को निंदा की है। भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि महान देश का अपमान है और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला भी है। पटेल ने यह भी कहा कि विपक्ष के बहिष्कार के आह्वान के बाद और इसके बावजूद नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन होगा। ये भी कहा कि विपक्षी दलों की निंदा की। कहा गया कि पहली बार नहीं है जब उन्होंने महत्वपूर्ण संसदीय नियमों और समारोह का उल्लंघन या बहिष्कार किया हो। पटेल ने कहा कि विपक्षी दलों ने अतीत में भी संसदीय परंपराओं नियमों का उल्लंघन किया। लोकतंत्र का अपमान करना विपक्षी दलों की आदत है। बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नई संसद भवन के बायकॉट को लेकर बयान दिया। फडणवीस ने कहा, कांग्रेस और जो दल उनके साथ बहिष्कार कर रहे हैं उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। ये सिर्फ संसद भवन नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों की आस्था का मंदिर और नए भारत की ताकत का प्रतीक है। और ये कहते हैं कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। तो जब देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद उपभवन का उद्घाटन किया था तब ये बात क्यों नहीं आई थी? चलिए हरियाणा का रुख करते हैं, जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर की बात करेंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। कहा कि पीएम ने हाल ही में लगभग 3 देशों का दौरा किया। इस उम्र में पीएम मोदी जिस तरह से मेहनत करते हैं वो काबिले तारीफ है। वह कभी आराम नहीं करते। वापस आने के बाद भी उन्होंने कार्यक्रम में भाग लेना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने उन्हें बॉस कहा। पीएम मोदी ने खुद को पूरी तरह से लोगों और उनके कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। आपको बता दें कि सीएम खट्टर 3 दिन के महेंद्रगढ़ जिले के दौरे पर हैं। 3 दिनों में वे 3 विधानसभा क्षेत्रों के 9 गांव में लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। आपको बता दें कि सीएम सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार बुधवार शाम दिल्ली आए थे। दोनों नेता सुबह सबसे पहले संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के घर पहुंचे और फिर वहां से पार्टी के वॉर रूम में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के लिए रवाना हुए। सूत्रों ने कहा कि वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सिद्धरामैया और शिव कुमार ने इसके बाद 15 से 20 सांसदों के नामों पर चर्चा की।
जिन्हें राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। बैठक करीबन 3 घंटे से ज्यादा तक चली है। इधर मध्य प्रदेश के झाबुआ, राणापुर और गौहीहार में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली तौर पर शामिल हुए हैं। इस मौके पर सीएम शिवराज ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया, उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में महिलाओं के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए जानकारी दी है। सीएम शिवराज ने कहा कि बहन बेटियां हमारे लिए देवियां हैं। जहां बहन बेटियां सुखी हैं, वहां समाज सुखी होगा। बेटियों का बोझ नहीं वरदान समझा जाए, इसलिए प्रदेश में लाडली लक्ष्मी, मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना लागू की गई है। अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन IIT BHU में आयोजन हो रहा है। आज से 3 जून के बीच होने वाले इस आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत यहां 2 खेल, कुश्ती और योगासन की प्रतियोगिता होने वाली है। इन खेल स्पर्धाओं में देश भर के करीबन 350 खिलाड़ी यानी कि 350 खिलाड़ी शरीक होने वाले हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतिम दिन यानी कि 3 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों का जोश हाई करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली माध्यम से जुड़कर खिलाड़ियों को संबोधित करने वाले हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत 26 से 29 मई तक IIT BHU के रमेश श्रीनिवासन स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में कुश्ती के मुकाबले होंगे। 23 मई से ही टीमों का आगमन शुरू हो गया है। चलिए बात तमिलनाडु की होगी, जहां पर मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा है। मांग की गई कि गुजरात बेस्ड डेयरी कंपनी अमूल को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया जाए। स्टालिन ने शाह को लिखे पत्र में तमिलनाडु मिल्क शेड क्षेत्र में कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति की तरफ से दूध खरीद किए जाने के उत्पादन और जो मुद्दे उत्पन्न हुए हैं उसे केंद्र सरकार को ध्यान देने के लिए कहा। सीएम ने पत्र में लिखा कि राज्य में आपको बता दें कि हाल ही में ये संज्ञान लिया गया कि अमूल ने कृष्णागिरी जिले में चिलिंग सेंटर और प्रोसेसिंग प्लांट का इस्तेमाल किया, अपने लिए बहुराज्य और सहकारी लाइसेंस का इस्तेमाल भी किया। इसी के साथ ही अमूल ने तमिलनाडु के कई जिलों में FPO और SHG के माध्यम से दूध खरीद की योजना भी बनाई है। और भारत में ये एक नियम रहा है कि सहकारी समितियों को एक दूसरे के मिल्क शेड क्षेत्र का उल्लंघन किए बिना फलने फूलने दिया जाए। चलिए बात केरल की होगी, जहां पर सीएम विजयन ने त्रिवेंद्रम हाइट्स में 3 दिनों तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में हिस्सा लिया है। इस मौके पर मल्ला रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राज्य इतना विकसित हो चुका है कि करीब 15 राज्यों से 25 लाख लोग हैं जो कि तेलंगाना राज्य से पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग राज्य में पलायन कर चुके हैं उन्हें काम मिल रहा है। ये भी कहा कि यदि किसी श्रमिक की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो वो श्रम बीमा के तहत 6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं और विकलांग लोगों को सहायता प्रदान करते हैं। ये भी कहा कि KCR की सरकार प्रवासी श्रमिकों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे कि वे सभी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। खबरों में बात पंजाब की होगी, जहां पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी कि PSEB आज 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। आपको बता दें कि इस बार 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इसके परिणाम आज घोषित होने जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन रिजल्ट देखने के लिए विद्यार्थियों को कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन रिजल्ट कल ही जारी किए जाएंगे, जिसके बाद विद्यार्थी कल सुबह 8 बजे के बाद परीक्षा परिणाम देख सकते हैं, जिसके लिए उन्हें www.pseb.ac.in पर लॉगिन करना पड़ेगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।